नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे अकेले रहकर खुश रहने के 5 राज। अक्सर हम सुनते हैं, और ये बात सही भी है, कि इंसान एक सोशल एनिमल है, लोगों की ज़रूरत तो होती है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि अकेले रहना कोई सज़ा है या कोई कमी। बिल्कुल। बल्कि मुझे लगता है अकेले खुश रह पाना ये अपने आप में एक कला है, एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है ना? बिल्कुल, एक कला है, एक साधना भी कह सकते हैं। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि कैसे अकेलेपन की उस नेगेटिव फीलिंग को एक पॉजिटिव चीज, मतलब एकांत या सॉलिट्यूड में बदला जाए और उसमें खुशी कैसे ढूंढी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वो 5 सूत्र क्या हैं जो इसमें मददगार हो सकते हैं। पहला सूत्र ये है अपने आप से दोस्ती करना। अब ये सुनने में शायद थोड़ा फिलोसफिकल लगे, उन्हें समझते हैं, उनकी कंपनी एंजॉय करते हैं, क्या वही चीज हम खुद के साथ कर सकते हैं? और ये जो 2 शब्द है, लोनलीनेस और सॉलिट्यूड, अक्सर लोग इन्हें मिला देते हैं। इनमें फर्क क्या है असल में? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। देखिए, लोनलीनेस जिसे हम अकेलापन कहते हैं, वो एक तरह की कमी का एहसास है। एक दर्द है कि कोई साथ नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। ये एक नेगेटिव स्टेट है, एक मजबूरी सी लगती है। हाँ, एक खालीपन जैसा। एग्जैक्टली। दूसरी तरफ सॉलिट्यूड यानी एकांत, वो एक चुनाव है, वो एक चॉइस है। ये वो वक्त है जब आप जानबूझकर अपनी मर्जी से बाहरी शोर शराबे से थोड़ा हटकर अपने अंदर की दुनिया में जाते हैं। अच्छा। खुद को जानने के लिए, समझने के लिए। तो मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो लोनलीनेस में इंसान दूसरों से कनेक्शन के लिए तरसता है, जबकि सॉलिट्यूड में वो इंसान खुद के साथ एक गहरा कनेक्शन बना सकता है। और यही है खुद से दोस्ती करना। मतलब अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी पसंद नापसंद को बिना किसी बाहरी जजमेंट के जानना और स्वीकार करना। ओके। तो ये दोस्ती ये निभाए कैसे जाए खुद से? मतलब प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं? कुछ लोग कहते हैं जर्नलिंग करो, अपने विचार लिखो या खुद से बातें करो। क्या ये वाकई काम करता है? कभी-कभी लगता है ये थोड़ा बचकाना दो नहीं? नहीं, ये तरीके बचकाने बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा ये सेल्फ डिस्कवरी के, खुद को जानने के बहुत पावरफुल टूल्स हैं। अच्छा। अब जैसे जर्नलिंग है, उससे क्या होता है, जब आप अपने वो उलझे हुए से विचार, वो भावनाएं, जब आप उन्हें कागज पर उतारते हैं ना, तो उनमें एक स्पष्टता सी आती है। अच्छा। एक स्ट्रक्चर मिलता है। आप अपने सोचने के पैटर्न्स देख पाते हैं। और जो आपने कहा, खुद से बात करना, जिसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक कहते हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। ये अपने आप को हौसला देने का, अपनी गलतियों पर खुद को माफ करने का और अपनी जो अच्छी चीजें हैं उनको सराहने का एक तरीका है। देखिए, हम अक्सर दूसरों के लिए तो बड़े अंडरस्टैंडिंग होते हैं। हाँ, ये बात तो है। पर खुद के लिए बहुत हार्श क्रिटिक बन जाते हैं, है ना? तो ये तरीके हमें सिखाते हैं कि खुद के प्रति थोड़ी नरमी रखें, थोड़ी कंपैशन। सेल्फ कंपैशन और अपनी पसंद नापसंद को समझना, ये कैसे मदद करता है इसमें? ये बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता की बुनियाद है, फाउंडेशन है। जब आप ये समझने लगते हैं कि कौन सी चीजें आपको सच में खुशी देती हैं, कौन सी चीजें आपको ड्रेन करती हैं, किन लोगों के साथ रहकर आप अच्छा महसूस करते हैं, किन सिचुएशन से आप बचना चाहते हैं, हाँ। तो आप अपने जीवन के लिए बेहतर निर्णय ले पाते हैं। आप उन चीजों को प्रायोरिटी दे पाते हैं जो आपके लिए वाकई मायने रखती हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे जैसे आपकी ये सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है ना, आपकी बाहरी वैलिडेशन पर निर्भरता कम होती जाती है। मतलब दूसरों की राय क्या है, वो क्या सोचेंगे, उनकी मंजूरी, इसकी जरूरत कम होने लगती है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, आप अंदर से मजबूत होते हैं, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनते हैं। और मेरे ख्याल से यही अकेले खुश रहने की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है, खुद को जानना और फिर खुद को पसंद करना सीखना। ये बात तो गहरी है, खुद को जानना और पसंद करना। ओके, तो पहला कदम हुआ खुद को समझना। अब आते हैं दूसरे सूत्र पर। यह है अपने पैशन को समय देना। हाँ, मतलब वो शौक या वो काम जिनमें आपको मजा आता है, जिनमें आप पूरी तरह खो जाते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, कोई नई भाषा सीखना या शायद कोडिंग करना। ऐसा कहा जाता है कि इन कामों में डूब जाने से अकेले होने का एहसास कम हो जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है और इसके पीछे बाकायदा साइंस है। एक कॉन्सेप्ट है फ्लो स्टेट का।
फ्लो स्टेट। ये क्या होता है? फ्लो स्टेट ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जब आप किसी एक्टिविटी में इतने ज्यादा तल्लीन हो जाते, इतने एब्जॉर्ब्ड कि आपको समय का पता नहीं चलता, आसपास के माहौल का ध्यान नहीं रहता, यहां तक कि भूख प्यास जैसी शारीरिक जरूरतों का भी एहसास कम हो जाता है। अरे वाह! हाँ, आपका पूरा फोकस, पूरी कंसंट्रेशन उस काम पर होती है और उसमें आपको एक अजीब सी गहरी संतुष्टि, एक आनंद मिलता है। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, ये सिर्फ टाइम पास करने का जरिया नहीं है। ये आपको एक पर्पस देती हैं, एक उद्देश्य का एहसास कराती हैं। जब आप कुछ बना रहे होते हैं, कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं या कोई नई स्किल सीख रहे होते हैं, तो आपको एक अकॉम्प्लिशमेंट की फीलिंग आती है। हाँ, कि मैंने कुछ किया। एग्जैक्टली। और वो सेल्फ एस्टीम के लिए, आत्मसम्मान के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं कि पैशन तो कोई बड़ी चीज होनी चाहिए, कोई महान कलाकार बनना या कोई बड़ा आविष्कार करना। अगर किसी का पैशन सिर्फ अपनी बालकनी में छोटे छोटे पौधे लगाना है या रोज शाम को आधा घंटा गिटार बजाना है, तो क्या वो भी उतना ही वैलिड है? अरे बिल्कुल वैलिड है। देखिए, पैशन का साइज क्या है या दुनिया की नजरों में उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, ये चीज बिल्कुल मायने नहीं रखती। अच्छा। मायने सिर्फ ये रखता है कि वो चीज आपको पर्सनली कितनी खुशी और एंगेजमेंट दे रही है। वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, बुनाई करना, पजल सॉल्व करना, ब्लॉग लिखना, फोटोग्राफी करना, पुरानी फिल्में देखना, कुछ भी। कुछ भी। हाँ, जरूरी ये है कि वो आपकी अपनी जेन्युइन रुचि हो और उसे करते हुए आप अच्छा महसूस करें। क्योंकि जब आप अपने पैशन में लगे होते हैं तो आपका दिमाग नेचुरली उन नेगेटिव विचारों से या अकेलेपन की भावनाओं से हट जाता है। हाँ, ध्यान बढ़ जाता है। हाँ, आप प्रोडक्टिव महसूस करते हैं, क्रिएटिव महसूस करते हैं और ये एहसास होता है कि आप अकेले रहकर भी कितने पूर्ण और सक्षम हैं। और ये चीज आपके सेल्फ वर्थ को, आपके आत्म मूल्य को बढ़ाती है। सही बात है। पैशन छोटा हो या बड़ा, जरूरी है कि वो आपका अपना हो और खुशी दे। ओके, अब तीसरा सूत्र है एक रूटीन और स्ट्रक्चर बनाना। अपने दिन को एक ढांचा देना, जैसे कब उठना है, कब खाना है, कब काम करना है, कब आराम करना है, कब अपने शौक के लिए समय निकालना है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए रूटीन ज्यादा जरूरी हो जाता है? देखिए, जब आप दूसरों के साथ रहते हैं, परिवार के साथ या दोस्तों के साथ, तो अक्सर आपका रूटीन बाहरी चीजों से तय होता है। हाँ, जैसे ऑफिस का टाइम, बच्चों का स्कूल। बिल्कुल, परिवार के खाने का समय। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो दिन को स्ट्रक्चर देने की पूरी जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है। और अगर कोई रूटीन ना हो तो दिन थोड़ा दिशाहीन सा लग सकता है। समय जैसे हाथ से फिसलता हुआ महसूस हो सकता है, पता ही नहीं चला दिन कैसे निकल गया। तो एक रूटीन क्या करता है, वो आपके जीवन में प्रेडिक्टेबिलिटी लाता है, एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी, जो मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। आपको पता होता है कि अगला काम क्या है। इससे एक तरह की सिक्योरिटी महसूस होती है, डिसीजन फटीग भी कम होती है, बार बार सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या करूं। हाँ, ये बात तो है। लेकिन क्या रूटीन का मतलब एकदम रोबोट की तरह जीना है? मतलब सुबह 6 बजे उठना, 7 बजे योगा, 8 बजे नाश्ता। क्या इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए? वरना ये तो बड़ा बोरिंग और बोझिल भी लग सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्ट्रक्चर का मतलब रिजिडिटी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है एक फ्रेमवर्क, एक दिशा। ओके। आप अपने लिए एक मोटा मोटा ढांचा बना सकते हैं, जैसे सोने जागने का एक नियमित समय, खाने का नियमित समय, काम या पढ़ाई के लिए कुछ घंटे ब्लॉक कर लिए और सेल्फ केयर या हॉबी के लिए समय निकाल लिया। अच्छा। अब इस फ्रेमवर्क के अंदर आप पूरी तरह फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। किसी दिन ज्यादा सोने का मन है, सो लीजिए। किसी दिन बाहर जाने का मन है, जाइए। पॉइंट यह है कि रूटीन आपको डिसिप्लिन सिखाता है। अनुशासन। हाँ, जब आप अपने लिए छोटे छोटे गोल्स तय करते हैं, जैसे रोज सुबह वॉक पर जाना, और उन्हें पूरा करते हैं, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ कंट्रोल आता है, एक सेल्फ एफिकेसी की भावना बढ़ती है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं। ये जरूरी है। और ये भावना अकेलेपन के उस एहसास को काउंटर करने में बहुत मदद करती है। आपको लगता है कि आप अपने जीवन के चालक हैं, आप सिर्फ परिस्थितियों के रहमो करम पर नहीं हैं। हाँ, ये सेंस ऑफ कंट्रोल वाली बात, ये वाकई बहुत अहम है। अच्छा, चौथा सूत्र भी कुछ ऐसा ही है, अपने माहौल को कंट्रोल करने से जुड़ा हुआ। ये है अपने स्पेस को अपना बनाना। यानी जहां आप रहते हैं, आपका घर या आपका कमरा, उसे ऐसा बनाना जो आपको सुकून दे, खुशी दे, आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करे, जैसे पौधे लगाना, अच्छी लाइटिंग रखना, दीवारों पर अपनी पसंद की तस्वीरें या आर्ट लगाना, साफ सफाई रखना। क्या वाकई हमारा एनवायरनमेंट हमारे मूड पर इतना असर डालता है? हाँ, बहुत ज़्यादा असर डालता है। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी इसी चीज़ का अध्ययन करती है कि हमारा जो भौतिक परिवेश है,
हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, वो हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को, हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। अच्छा। आपका घर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, वो आपका पर्सनल सैंक्चुरी होना चाहिए, आपका अभयारण्य। सैंक्चुरी। एक ऐसी जगह जहां आप दिन भर की थकान, तनाव, दुनिया भर की चीजों से जूझने के बाद वापस आकर रिलैक्स कर सकें, रिचार्ज हो सकें और सबसे जरूरी, खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें, सेफ। हाँ। तो जब आप अपने स्पेस को पर्सनलाइज करते हैं, अपनी पसंद के रंग इस्तेमाल करते हैं, अपनी पसंद का फर्नीचर रखते हैं, वो चीजें रखते हैं जो आपको अच्छी यादें दिलाती हैं, जो आपको पसंद हैं, तो वो जगह सिर्फ एक मकान या कमरा नहीं रहती, वो आपका घर बन जाती है। तो ये सिर्फ सजावट की बात नहीं है, बल्कि एक तरह से अपनी मेंटल वेलबींग में इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। ये मेंटल वेलबींग में एक जरूरी इन्वेस्टमेंट है। आप सोचिए, अगर आपका कमरा बिखरा हुआ है, चीजें अस्त-व्यस्त पड़ी हैं, रोशनी कम है, हवा ठीक से नहीं आती, तो वहां बैठकर कैसा महसूस होगा? थोड़ा उदास सा, बोझिल सा। हाँ, शायद थोड़ा उदास, थोड़ा बोझिल, एनर्जी लो लगेगी। वहीं अगर आपका स्पेस साफ सुथरा है, ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें अच्छी प्राकृतिक रोशनी आती है, कुछ हरे भरे पौधे हैं, शायद आपकी पसंद का कोई हल्का संगीत बज रहा है, तो वहां आपका मन ज्यादा शांत और खुश महसूस करेगा। हाँ, बिल्कुल। तो एक आरामदायक और मनपसंद माहौल जो है, वो अकेलेपन की उन नेगेटिव फीलिंग्स को कम कर सकता है और आपको अपने एकांत में, अपने सॉलिट्यूड में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करा सकता है। और इससे एक अहम सवाल ये भी उठता है कि हम कितने कॉन्शियस होकर, कितने सजग होकर अपने आसपास के माहौल को अपनी आंतरिक शांति और खुशी के लिए डिजाइन कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है। इस पर सोचना चाहिए। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी सूत्र पर, जो शायद इन सब का आधार है, फाउंडेशन है। वो है सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देना। हाँ जी। अपनी देखभाल को प्राथमिकता बनाना। इसमें तो सब कुछ आ जाता है। अच्छा पौष्टिक खाना खाना, नियमित एक्सरसाइज करना, योग या मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस जो मन को शांत रखें, और सबसे जरूरी, पर्याप्त नींद लेना। ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है, पर शायद हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं ना। अक्सर कर देते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें लगता है सेल्फ केयर कोई लग्जरी है, कोई इंडल्जेंस है जो कभी कभार कर ली जाती है, वीकेंड पे स्पा चले गए या कुछ। हाँ। जबकि ये एक बुनियादी जरूरत है, एक नॉन नेगोशिएबल चीज है। खासकर जब आप अकेले रह रहे हो, तब तो और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए, आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ ये आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जब आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, उसे सही पोषण देते हैं, उसे एक्टिव रखते हैं, उसे पूरा आराम देते हैं, तो आपका दिमाग भी बेहतर काम करता है, आपका मूड अच्छा रहता है, आप स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। सही बात है। तो सेल्फ केयर सिर्फ वो बबल बाथ लेना या फेशियल कराना नहीं है। वो भी ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं, पर असली सेल्फ केयर रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें हैं। समय पर सोना, उठना, पानी ठीक से पीना, थोड़ा ताज़ी हवा में जाना, अपनी भावनाओं पर ध्यान देना कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं, ये सब सेल्फ केयर है। और शायद जब कोई खुद का इतना ध्यान रखता है, तो उसे दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत कब महसूस होती है अपनी खुशी के लिए। तब शायद उसे अकेले रहना बोझ नहीं लगता। निश्चित रूप से, बिल्कुल। जब आप सेल्फ केयर को प्राथमिकता देते हैं, तो आप बेसिकली खुद को और दुनिया को ये संदेश दे रहे होते हैं कि मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरी जरूरतें मायने रखती हैं। हाँ। ये सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे ठोस, सबसे टेंजिबल प्रदर्शन है, और इससे आपके अंदर एक इमोशनल रेजिलियंस आती है, एक लचीलापन। अच्छा। आप जीवन की जो छोटी बड़ी चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। और जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित महसूस करते हैं, तो अकेलेपन में भी एक शांति मिलती है, एक कंटेंटमेंट। आपको बाहरी चीजों या लोगों से अपनी खुशी वैलिडेट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी खुशी का स्रोत वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही होता है। वाह, बहुत खूब। तो ये थे अकेले रहकर खुश रहने के वो 5 सूत्र। एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहला, खुद से दोस्ती करना और एकांत को एंजॉय करना सीखना। दूसरा, अपने पैशन को पहचानना और उसे समय देना, उसमें खो जाना। बिल्कुल। और स्ट्रक्चर देना, एक दिशा देना। हाँ जी। चौथा, अपने रहने की जगह को, अपने स्पेस को अपना सैंक्चुरी बनाना, जो आपको सुकून दे। जरूरी है। और पांचवा, सबसे जरूरी, सेल्फ केयर को अपनी प्राथमिकता बनाना, अपनी देखभाल करना। तो ये पांचों सूत्र मिलकर एक मजबूत ढांचा तैयार करते हैं, जिससे अकेले रहते हुए भी एक भरपूर और खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। ये सफर शायद हमेशा आसान न हो, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। और जैसा आपने कहा, ये एक सफर है, एक प्रक्रिया है,
और इस सफर का सबसे बड़ा इनाम शायद यही है कि आप भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर बनते हैं, इमोशनली इंडिपेंडेंट। आपकी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में नहीं होती, बल्कि आपकी अपनी जेब में होती है। और ये चीज आपको ना सिर्फ अकेलेपन में खुश रहना सिखाती है, बल्कि जब आप रिश्तों में होते भी हैं तब भी उन्हें ज्यादा हेल्दी तरीके से निभाने में मदद करती है, क्योंकि तब आप अपनी खुशी के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं होते। सही कहा। ये एक बहुत ही एम्पावरिंग एहसास है। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।